Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. In this video, I'll be starting with the first chapter of class 10th, which is chemical reactions and equations. So in this particular video, we'll be discussing the basics of this chapter and how do we know what is a chemical reaction, what is a chemical equation. So without further delay, let's get started with the video. So the first topic is what exactly is a chemical reaction? We know that the name of the chapter itself is chemical reactions and equations. So before diving deeper into the chapter, we need to know the basic definition of what is a chemical reaction and what exactly is a chemical equation. So starting with chemical reaction is nothing but a reaction in which the bonds of reactant molecules are broken and new bonds of product molecules are formed. So we know in chemistry there are two types of changes, physical changes and chemical changes. So whenever in our environment, in our surroundings, a chemical change occurs, जब भी हमारे surrounding में कोई chemical change होता है, that chemical change is accompanied by a chemical reaction. So हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई chemical change होगा, a chemical reaction would be taking place. तो अगर हम एक बेसिक केमिकल रिएक्शन देखें तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ ईदर वन और मल्टीपल रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये जो सीक्वेंस है, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. जब भी हमारे रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कि अगर हमारा कोई केमिकल है विच इज आर रिएक्टेंट, उस केमिकल के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इट वुड टर्न और इट वुड फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके अंदर न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा. अगर हम एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन लेते हैं लाइक फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हमें पता है वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स H2O. तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हम दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड होगा, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा. H2O में दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड अ न्यू बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. सो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर था केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. इट इज द वन इन विच bonds of reactant molecules are broken and new bonds of product molecules are formed. तो जब हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, उसी से हमारा एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. अब अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखें कि हमारी एवरीडे लाइफ में क्या क्या हमारे अराउंड केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. सो द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, कंबशन. जब भी कोई चीज बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज ऑक्सीजन एंड हीट रिलीज करती है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कंबशन. रस्ट, जब भी हम कोई आयरन की चीज को बाहर ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आयरन का रिएक्शन होता है हमारे फ्री ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. डाइजेशन, हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऑल्सो हमें पता है हमारे स्टमक में HCl केमिकल प्रेजेंट होता है. इसके साथ जब हमारा फूड रिएक्ट करेगा, इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. कि अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का इंटेक कर रहे हैं अपनी डाइट में, वो सिंपल शुगर्स और सिंपल अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है टू गिव अस एनर्जी. देन कम्स फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है प्लांट्स को, CO2, H2O as well as sunlight. तो इन सब की प्रेजेंस में जब ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ रिएक्ट करते हैं, दे गिव अस ग्लूकोज, जो कि है प्लांट का फूड अलोंग विद ऑक्सीजन. सो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. बैटरीज, जो हमारी केमिकल बैटरीज होती हैं, केमिकल बैटरीज को अगर हम किसी चीज में यूज करते हैं, किसी अप्लायंस में हम यूज करते हैं, तो दिस chemical energy changes into electrical energy.
देन कम्स फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज को बहुत टाइम तक फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट हमारा एक, इसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, कि सब्सटेंसेस को ब्रू करने में या बेक करने में यूज होती है, जिससे एंड रिजल्ट हमारा क्या होता है? अगर हम उसको बेकिंग में यूज कर रहे हैं तो यीस्ट जो है हमारा, इट इज अ टाइप ऑफ फंज है, ये यीस्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेड्स और केक्स फ्लफी बनते हैं। देन कम्स वॉशिंग। अगर हम कोई चीज, कपड़े धो रहे हैं, उसके अंदर हम सोप यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स यूज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेकिंग, अगेन जैसे हमने यीस्ट की बात करी थी, यीस्ट को हम बेकिंग में यूज करेंगे फॉर बेकिंग पर्पसेस, जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा टू मेक आवर केक्स एंड ब्रेड्स फ्लफी। देन मूविंग ऑन, अब हमने ये बात कर ली कि हमारा एक केमिकल चेंज जब अकर होता है, इट इज अकम्पनीड बाय अ केमिकल रिएक्शन। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कुछ विजुअल डिफरेंसेस आएंगे, कोई और ऑब्जर्वेशंस होंगी जिससे हम ये कंक्लूड कर पाए कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यस, हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसको हम ऑब्जर्व करके ये डिटरमिन कर सकते हैं whether a chemical reaction is being taking place or not. So first and foremost is change in state. State क्या होता है हमारा? Solid, liquid and gaseous state. तो अगर हमारे chemical reaction के टाइम पे कोई भी state change होगा, so we can say कि हाँ, a chemical reaction is taking place. Second comes change in color. Again, अगर हमारे reactant रिएक्ट कर रहा है या वन और मोर रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, तो इसके अंदर कुछ टाइप का कलर चेंज हो सकता है। लेट्स से यहाँ पे कलर एक्स है तो प्रोडक्ट का कलर वाई फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट कम्स चेंज इन टेम्परेचर। अगेन, अगर हमारा कोई रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर का कोई सर्टेन एक्स वाई जेड टेम्परेचर है, तो इधर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके अंदर हमारा हीट रिलीज हो रहा है या उस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड है, उसके बेसिस पर हम रिएक्शंस को अपना क्लासिफाई कर सकते हैं। इस स्लाइड के बाद आई dive deeper into each one of these points and we'll discuss a little more about these observations. Next comes evolution of a gas. तो अगर हमारा कोई रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है हमारी, so we can say that yes, definitely a chemical reaction is being taking place. And the last, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अगर हमने कोई रिएक्शन मिक्सचर लिया, हमने रिएक्ट करवाया, तो नीचे अगर हमारे कोई चीज कलेक्ट हो गई, इन द सिंपलर टर्म्स, अगर कोई हमारे पास नीचे कलेक्ट हुई हमें प्रेसिपिटेट या पीपीटी मिल रहा है, तो we can say that a precipitate is being formed. So yes, a chemical reaction is taking place. Now let's discuss about all these points in a little more detail. The first one is change in state. इसका simplest example है formation of water molecule. तो अब हमें पता है कि water molecule के formation में एक chemical equation क्या होती है? Two molecules of hydrogen, they react with a molecule of oxygen to produce a molecule of water. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीजें हैं? This is hydrogen gas, this is oxygen gas and the product form is water. तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड वाटर which is being formed is the product. Now let's look at the state of each of the reactant as well as the product. हाइड्रोजन हमारा है इन gaseous state. Obviously it is a gas, gaseous state में होगा. Oxygen also is in gaseous state. But the water, the product which we are getting is in liquid state. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा reactants का state था, reactants were gases, but the product which is being formed is a liquid. So यहाँ पे change in state हो रहा है, so we can say yes, definitely a chemical reaction is taking place. Next one is change in color. इसका example है reaction of iron with copper sulfate solution. अब हमने एक बीकर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर इज ब्लू. इसके अंदर हमने कुछ टाइम के लिए आयरन नेल डिप करके रख दी. आयरन नेल का हमें कलर पता है, इट इज ग्रेइश इन कलर. तो हमने
फर्स्ट बीकर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने आयरन नेल डिप करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दी. आफ्टर सम टाइम आई नोटिस अ कलर चेंज. अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर कॉपर की डेपोजिशन हो जाएगी. कॉपर का हमें कलर पता है, कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर. तो रेडिश ब्राउन कॉपर की डेपोजिशन हो जाएगी ऑन द आयरन नेल. और जो हमारा ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, इट वुड चेंज इनटू अ पेल ग्रीन काइंड ऑफ फेरस सल्फेट सोल्यूशन. तो यहाँ पे हमारा क्या रिएक्शन हो रहा है? व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यहाँ पे होता है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन और हमारा एंड रिजल्ट में हमें क्या फॉर्मेशन होता है? फेरस सल्फेट सोल्यूशन का अलोंग विद कॉपर. तो यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है, इट इज ब्लू इन कलर, बट रिएक्शन के बाद वी ऑब्जर्व अ कलर चेंज विच इज ग्रीन इन कलर. तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है. यू कैन क्लियरली सी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट कम्स चेंज इन टेम्परेचर. नाउ हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं. ईदर दे कैन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दे कैन बी एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द ones in which heat is released. कि अगर हमने रिएक्शन करवाया तो हमें प्रोडक्ट साइड में हीट मिलेगी. एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द वन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड. हम रिएक्शन के टाइम पे अगर हीट नहीं होगी, द रिएक्शन वुड नॉट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ क्विक लाइम का विद वाटर, तो मेरे को प्रोडक्ट में फॉर्म होता है स्लेक्ड लाइम एंड एनर्जी. अब यहाँ पे क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्साइड. CaO इज क्विक लाइम. अब मैंने एक बीकर में, हार्ड ग्लास बीकर में क्विक लाइम लिया विच इज कैल्शियम ऑक्साइड. उसके अंदर जब मैं वाटर पोर करूंगी, आई विल सी कि मेरे पास क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में. आई एम गेटिंग स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब ये जब रिएक्शन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, मैं अगर इस बीकर को टच करती हूँ, लेट्स से मैं अपने हाथ से ये बीकर को टच कर रही हूँ, आई विल ऑब्जर्व कि बीकर इज गेटिंग हॉटर. बीकर गेट्स हॉट. इसका क्या मतलब है? कि जब मेरा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ ये रिलीज कर रहा है कुछ अमाउंट ऑफ हीट. तो ये हीट की वजह से मेरा ये बीकर हॉट हो जाएगा. बीकर गेट्स हॉट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है एंड द रिएक्शन मिक्सचर गेट्स हॉट. ऑन द अदर हैंड, there comes endothermic reactions. Endothermic reactions are the ones in which heat is required. Reaction mixture में हमें heat की requirement होती है. फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रोजन का मैंने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. अब इसमें इस रिएक्शन मिक्सचर में हीट लग रही है टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. अब अगर इस रिएक्शन मिक्सचर को मैं टच करूंगी तो द बीकर गेट्स कोल्ड. मतलब जितनी भी सारी हीट है उसने ले ली, इसलिए रिएक्शन मिक्सचर मेरा कोल्ड हो गया. Another very good example of endothermic reaction is photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? प्लांट्स जब अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, इट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट रिक्वायर्स वाटर एंड इट रिक्वायर्स हीट. अब ये हीट हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम सनलाइट. ऑल्सो अगर हमने बायो पढ़ी है तो हमें पता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल भी लगता है विच इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट अलोंग विद हीट. तो ये हीट हमें सनलाइट से मिल रही है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज विच इज C6H12O6 अलोंग विद ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन हमारी गैस रिलीज हो जाती है विच वी यूटिलाइज एज ह्यूमंस. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में भी रिएक्शन मिक्सचर में हमें हीट की रिक्वायरमेंट है. सो व्हेन हीट इज रिक्वायर्ड, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. मूविंग ऑन कम्स एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. तो अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स का रिएक्शन करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
तो हमारे पास फॉर्म होता है जिंक सल्फेट अलोंग विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। मैंने क्या किया, एक स्टैंड से मैंने एक टेस्ट ट्यूब को अटैच किया। उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले लिए मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स, ये है मेरे जिंक ग्रैन्यूल्स। रिएक्शन मिक्सचर में मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए, उसके ऊपर से मैंने पोर किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज जिसमें वाटर के साथ, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मेरा सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स्ड होगा, दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब इसका रिएक्शन होगा, वी नो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। अब हाइड्रोजन गैस का अगर एवोल्यूशन हो रहा है, हमें गैस क्लियरली आंखों से तो विजुअली हम उसको देख नहीं सकते, ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए उसको टेस्ट करने के लिए एक और हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है अलोंग विद दिस टेस्ट ट्यूब सेटअप। तो क्या किया, इसके ऊपर मैंने कॉर्क लगा दी, कॉर्क लगा दी ताकि इसको मैं कवर कर पाऊं, जो मेरी गैस इवॉल्व हो रही है वो बाहर एनवायरनमेंट में ना जाए। कॉर्क लगा दी और उसके अंदर से मैंने लगाया एक डिलीवरी ट्यूब। अब ये जितनी भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी सारी कलेक्ट होगी डिलीवरी ट्यूब में, और डिलीवरी ट्यूब से जाएगी इन अ बीकर और इन अ वेसल कंटेनिंग सोप सोल्यूशन। अब सोप सोल्यूशन है, सोप के सोल्यूशन के अंदर जब हमने एज अ किड आपने बबल्स बनाए होंगे, सोप बबल्स बनाए होंगे, उसमें क्या होता है, जो भी सोप बबल है उसके अंदर जब हम ब्लो करते हैं तो हमारे मुंह से, हमारे माउथ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दैट गेट्स फिल्ड इन द सोप बबल। तब यहाँ पे क्या होगा, अगर सोप बबल के अंदर मेरी हाइड्रोजन गैस आ रही है फ्रॉम, अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है हमारी फ्रॉम द डिलीवरी ट्यूब, तो जो हमारे बबल्स बनेंगे, जो हमारे सोप बबल्स बनेंगे, दे वुड बी फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास जब हम कैंडल लाएंगे और जब ये बबल बर्स्ट करेगा, बबल अगर बर्स्ट करेगा उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस जब कैंडल की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में जब बर्न करेगी, एक पॉप साउंड आएगी, बिकॉज हमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पता है दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो ये इस सेटअप से, इस एक्सपेरिमेंट से हम टेस्ट कर सकते हैं कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स हमारे रिएक्ट करते हैं हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। अब इसी का हम केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, जिंक when reacts with H2SO4 it gives us zinc sulfate plus hydrogen gas। ये है हमारा जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ओके, देन the last one is formation of a precipitate। इसका एग्जांपल है when we react sodium sulfate solution with barium chloride। तो सबसे पहले हमने सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब। इन दोनों को मैं एक साथ मिक्स कर रही हूँ इन दिस गिवन बीकर। तो जब बीकर में मैं इन दोनों चीजों को मिक्स कर दूंगी, आफ्टर सम टाइम आई विल सी कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, साथ में बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। सोडियम क्लोराइड वुड बी इन एक्वस फॉर्म बीकर में एज अ सोल्यूशन फाउंड होगा हमें, और बेरियम सल्फेट जो है इट वुड बी प्रेजेंट एज अ व्हाइट पीपीटी। ये आपको दिख रहा है ये चीज, दैट वुड बी बेरियम सल्फेट। व्हाइट पीपीटी मतलब नीचे एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बीकर में सेटल डाउन हो जाएगा। सो दिस इज द complete chemical equation with sodium sulfate, it reacts with barium chloride, formation होता है हमारा NaCl का which is in aqueous state, और हमारा बेरियम सल्फेट जो है एक precipitate form कर लेगा, PPT form कर लेगा in solid state। So these were the 5 observations जिसको देखकर हम ये बोल सकते हैं that yes definitely a chemical reaction is taking place। So now that we have discussed what is a chemical reaction, how can we say a chemical reaction is taking place, now comes what are chemical equations। तो अगर हमारा कहीं कहीं पे कोई chemical reaction अकर हो रहा है, उस chemical reaction को अगर हमें represent करना है, तो we represent it with the help of a chemical equation। अब ये chemical equation दो types की हो सकते हैं, either it can be a word equation or it can be a chemical equation। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है इन वर्ड्स, अगर वर्ड्स में हम किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो उसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। और अगर उस वर्ड्स को, अगर हम उन वर्ड्स को केमिकल फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में लिख देते हैं,
That would be called as a chemical equation. तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्साइड या ऑक्सीजन कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेट्स से ऑक्सीजन. Magnesium when reacts with oxygen it forms magnesium oxide. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट. ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन. अब अगर इसी वर्ड इक्वेशन को मैं केमिकल फॉर्मूला के टर्म्स में लिख दूं, मैग्नीशियम इज Mg, ऑक्सीजन इज O2, इट फॉर्म्स ऑन रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन. Now there are certain rules for writing chemical equations. ये सारे मैंने यहाँ पे as it is दिए हुए हैं आपको for you to read, but let me simplify all this for you. First one is, in a chemical reaction the reactants are written on the left hand side and the products are written on the right hand side. तो अगर हमारा कोई reactants है वो हमेशा left hand side पे लिखे जाएंगे and the products would always be on the right hand side. An arrow pointing towards the products is inserted. ये अगर हमारा reactants है, एक arrow insert होगा pointing towards the product, हमेशा reactant side से product side की तरफ point करेगा. A single arrow represents the direction in which the reaction proceeds. अगर reactants react कर रहे हैं to form a product, तो इस direction में हमारा reaction होगा, arrow होगा. Also a single arrow indicates irreversible reactions. Single arrow indicates irreversible reaction. Irreversible reaction मतलब reactant से सिर्फ product बन सकता है. अगर हमारा double arrow लगा हो, जैसे ये reactant 1 है, reactant 2 है, ये बना रहा है हमारा product 1 plus product 2. ये बीच में double arrow है. Double arrow indicates a reversible reaction. मतलब reactants जब react करेंगे ये product भी form कर सकते हैं और products वापस से react करके हमारे reactants form कर सकते हैं. Also a plus sign is inserted between two or more reactants or products. यहाँ पे जैसे हमने दो reactants लिए उसके बीच में एक plus का sign लगाया. अगर दो products form हो रहे हैं उनके बीच में हमने plus का sign लगाया. Next comes if a reaction is carried out under specific conditions. अगर कोई specific temperature है, कोई specific pressure है, catalyst है, तो उसके अंदर जैसे reactants है उससे product बन रहा है. अगर हमारा ये एक equation है basic सी, let's say 373 Kelvin temperature पर ही ये reaction proceed हो सकता है, तो उस arrow के ऊपर हम ये specific conditions लिखेंगे. अगर यहाँ पे 1 atm pressure है वो भी लिखेंगे. So these are the specific condition under which the reaction is taking place. Also we have to mention the physical states. अगर हम यही अभी पहले वाला example ले लें, magnesium plus oxygen gives MgO. अब इसमें हमें reactants की और product की अगर physical state लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे? Magnesium हमने लिया है in solid state, oxygen हमने लिया in gaseous state और हमारा जो product बना magnesium oxide it is also in solid state. तो ये हो गया हमारा proper chemical equation with physical states. Also अगर हमारा reactant या product side पे अगर हमारी कोई गैस liberate हो रही है तो उस गैस के साथ हम upward arrow लगाएंगे और अगर कोई precipitate बन रहा है तो उसके साथ हम downward arrow लगाएंगे. Let's say for example हम ये वाला equation ले लेते हैं जो हमने अभी ये देखा था formation of precipitate का. सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ टू गिव NaCl प्लस BaSO4. BaSO4 यहाँ पे मेरी प्रेसिपिटेट है तो इसलिए मैं यहाँ पे डाउनवर्ड एरो लगा दूंगी. ऑन द अदर हैंड अगर हमारा ये इक्वेशन है जिसमें जिंक ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2. H2 हमारी गैस है तो यहाँ पे मैं अपवर्ड एरो लगाऊंगी. तो ये सब कुछ थोड़े से रूल्स थे या स्पेसिफिक कंडीशंस हम ये मेंशन कर सकते हैं इन आवर केमिकल इक्वेशंस टू मेक आवर केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव एंड मोर प्रिसाइज. सो this was it for today's video. I hope you have understood. We have discussed everything, the basics of this chapter, which is what are chemical reactions, what is a chemical equation, and what are the rules for writing chemical equations. In the next video, I'll be continuing with the topic of balancing of chemical equations, which is also very important from exam point of view and from this chapter point of view. So I hope you have understood everything.
If you still have any doubts or you have any other queries, either you can comment in the comment box below or you can email me on this email ID. Thank you so much for watching. Keep learning.